नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं विकास कुमार और आपके सामने लेकर आ गया हूं आज का करंट अफेयर्स का शो जो पढ़ रहे हैं हम श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और डेली हमारा करंट अफेयर्स का जो शो रहता है यह आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो आपका यूपीएससी लेवल का हो, चाहे आरएस लेवल का हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में जिसमें भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का पार्ट रहता है सभी में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों इनमें से क्वेश्चंस। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो हमारी जो ये सीरीज चल रही है, जो करंट अफेयर्स का शो चल रहा है, इसको आप नोट डाउन करते रहिए, कॉफ़ी पेन लेकर बैठ जाइए और साथ के साथ में वर्ल्ड और इंडिया का मैप लेकर आप बैठ जाइए। जैसे भी मैं आपको जानकारी मिलती जाएगी, जिस क्वेश्चन में मैप की ज़रूरत होगी, जिस क्वेश्चन में बात होगी किसी भी चीज़ की, तो मैं आपको प्रयास करूँगा कि पूरा क्वेश्चन आपको समझाने में आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपने सभी दोस्तों और साथियों को इनवाइट कर लिया होगा। यदि इनवाइट नहीं किया है तो आप एक बार जाकर सभी दोस्तों को इनवाइट कर दो। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आपके पास जो भी चैनल है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें जाकर आप सबको ऑनलाइन बुला लो कि हमारी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अभी तक शेयर कर दिया होगा। हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट होने देखने वाले हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन देखेंगे उसके पहले पढ़ेंगे हम आज की मोटिवेशनल लाइन। और मोटिवेशनल लाइन आपको बनाएगी दोस्तों ऊर्जावान, एक जोश टाइप से आपके अंदर परिवर्तन आएगा। उम्मीद करूंगा कि आप मेहनत और संघर्ष से तो इस लॉकडाउन में फ़ायदा उठा रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन एक जो जोश होता है ना मॉर्निंग का, जो उठते हैं हम और जो जोश रहता है वो पढ़ाई में झोंक देना है दोस्तों। इधर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम लेकर आपको सुबह सुबह नहीं बैठना है। और ये चीज़ें आपको, अगर आप अभी से इन चीज़ों को समझ रहे हो और लॉकडाउन का आप भरपूर फ़ायदा उठा रहे हो, तो एक दिन आने वाला जो दिन रहेंगे, आने वाले जो एग्ज़ाम रहेंगे, मैं निश्चित तौर से आपसे बोल सकता हूँ कि आपको सफलता बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। जो आदमी मेरे साथ, जो विद्यार्थी मेरे साथ, जो भी स्टूडेंट, बालक या बालिकाएं मेरे साथ जुड़कर बिल्कुल सीरियस होकर नोट डाउन करके पढ़ रहे होंगे, उनको संडे स्पेशल की क्लास में रिवीजन होगा। और रिवीजन करा के मैं आपको जितना भी आपको पढ़ाया गया है उन सभी क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। और उम्मीद करूँगा कि आप सब उसमें क्लास में भी जुड़ेंगे और जो डेली सेशन चल रहा है इनका रिविजन आपको एक साथ देखने को मिलेगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन स्टार्ट, जो कि है हमारी दोस्तों, ये है आज की मोटिवेशनल लाइन। और हमारी मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। किसी से आप वैसे उधार ले रहे हो, स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है दोस्तों, किसी से आप बोल रहे हो कि भैया मुझे ऐसा काम कर दो, मेरा वैसा काम कर दो, लेकिन एक दिन आप सफलता प्राप्त करके गवर्नमेंट जॉब बन के लेकर ऑफिसर बन जाओगे, किसी न किस पद पर चले जाओगे। तो ये मुकाम जो आपका हासिल होगा ना दोस्तों, ये ऐसा मुकाम होगा कि आप उसकी ज़िंदगी भर उसकी मतलब जो खुशी मिलेगी ना वो अलग सी होगी। और वो टाइम है, ज़िंदगी भर खुशी का जो टाइम है वो अभी ही प्राप्त करना है, आपको आगे नहीं ले जाना है इसको। और जो आप, यदि आप गलती से आपने पढ़ाई नहीं की और आप रह गए कि हाँ कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, इस भरोसे में आप बैठे रहे, तो आपका आने वाला जीवन आपको दिखाई दिया होगा। लॉकडाउन में आपकी हालत कैसी है, जो ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं वो भी देख रहे होंगे, उनको भी पता लग रहा होगा कि कैसे काम होते हैं, हमारे माता पिता कैसे संघर्ष करते हैं, कैसे खेती वगैरह करते हैं। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है और बिल्कुल अपने आप को जुनून और साहस के साथ पढ़ाई में झोंक देना है और तैयारी करते रहना है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दोस्तों भीड़ सही रास्ते में चल रही हो। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट और पढ़ने वाले हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं हूँ करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ, करंट अफेयर्स बाय विकास सर, जो कि आप रोज देखते हो। हम चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है भैया, पहला क्वेश्चन है आज का, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में निम्न में से किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विशेष दूत जो होता है एक राजदूत की तरह होता है, और अभी हाल ही में किसमें, उत्तर कोरिया में, उत्तर कोरिया में किसने दोस्तों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। कौन है दोस्तों, जो बाइडेन। और इन जो बाइडेन ने अभी हाल ही में
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ प्रेस वार्ता में ये बताया कि आपके उत्तर कोरिया में हम जो विशेष राजदूत भेज रहे हैं उनका नाम है सुंग किम। क्या नाम है दोस्तों? उनका नाम है सुंग किम, जो उत्तर कोरिया के राजदूत बनेंगे। सुंग किम जो उत्तर कोरिया में राजदूत के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति है वो है मून जे। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति है जिनके साथ प्रेस वार्ता हुई है वो है दोस्तों मून जे। मून जे जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है। और नॉर्थ कोरिया के आपको राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे, दुनिया का वो पागल सुल्तान जो उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रपति है, इसी के बारे में मैं बताऊंगा। तो आपको पता होगा नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रपति कौन है? नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? किम जोंग एन। जो किम जोंग एन है वो उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति है। किम जोंग अन जो कि उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति है। और यहाँ की जो राजधानी है नॉर्थ कोरिया की वो है दोस्तों प्योंगयांग। क्या राजधानी है? प्योंगयांग। ये कहाँ की राजधानी है? उत्तर कोरिया की ये राजधानी है। उत्तर कोरिया की ये राजधानी है प्योंगयांग। और इसके राष्ट्रपति हो गए दोस्तों किम जोंग अन यहाँ के राष्ट्रपति हो गए। अभी हाल ही में इनको बताऊंगा आपको। और बात करते हैं यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी मतलब मुद्रा। जो यहाँ की मुद्रा है वो दोस्तों नॉर्थ कोरिया ओन यहाँ की क्या है? करेंसी का नाम है। कहाँ की दोस्तों? तो ये करेंसी है कहाँ की? नॉर्थ कोरिया की। और इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ की जो भाषाएं बोली जाती है नॉर्थ कोरिया में, भाषा बोली जाती है कोरियन भाषा। कोरियन लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में किसे विशेष राजदूत नियुक्त किया है? तो ये किया है दोस्तों सुंग किम को। उत्तर कोरिया में जो राष्ट्रपति जो उत्तर कोरिया के जो राष्ट्रपति वो है किम जोंग अन। और जिन्होंने जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस वार्ता करते हुए किससे? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से, जिनका नाम मैंने बताया मून जे। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया है। और मैंने बात कर ली उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। आपने नोट कर लिया होगा। अभी तक आपके दोस्त भाई बहन जो भी है आपके सोशल मीडिया में उन्होंने अगर इनवाइट नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इनवाइट कर लीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आगे मैं बताना चाहूँगा आपको उत्तर कोरिया का। तो ये है दोस्तों उत्तर कोरिया के जो अभी हाल ही में विशेष राजदूत नियुक्त किए जाएंगे वो है सुंग योंग किम। ये सुंग योंग किम है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, उत्तर कोरिया में ये नियुक्त किए जाएंगे। और ये 46वें राष्ट्रपति कहाँ पर? अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है? तो ये है दोस्तों जो बाइडेन। और बात करते हैं कमला हैरिस जो कहाँ की है? भारतीय मूल के कमला जिसको कमला बुआ भी बोला जाता है। कमला जो हैरिस है ये कहाँ है? उपराष्ट्रपति है दोस्तों। कहाँ की? ये उपराष्ट्रपति है कहाँ की? अमेरिका की। और ये बात चलते हैं हम करते हैं आगे इसी में। तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको वर्ल्ड का मैप। और वर्ल्ड के मैप में हम बात करते हैं कि उत्तर कोरिया कहाँ पर है। तो दोस्तों उत्तर कोरिया है लगभग यहाँ पर। ये रहा दोस्तों नॉर्थ कोरिया। यहाँ पर है दोस्तों नॉर्थ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया आपको दिखाई दिया होगा। ये हमारा भारत का मैप है। ये नेपाल, भूटान, चाइना और चाइना के इस बॉर्डर से ये सटा हुआ है। कौन सा? नॉर्थ कोरिया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और ये रहा दोस्तों उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। और इस नॉर्थ कोरिया में हम बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया ये रहा और इसकी राजधानी ये रही प्योंगयांग। ये है दोस्तों प्योंगयांग। ये आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में मैंने बता दिया। और इससे सटा हुआ ये दो हिस्सा है, ये वाला नीचे ये रहा दोस्तों कौन सा? साउथ कोरिया। आपको ये समझ में आया होगा। आइए मैं बताता हूँ उत्तर कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के। ये है दोस्तों राष्ट्रपति। आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। दुनिया का पागल सुल्तान है दोस्तों। ये किसी पे भी इसके खिलाफ अगर कोई मीडिया वाला हो जाता है तो उस मीडिया वाला इसके खिलाफ कोई भी लिख देता है कोई भी चीज़ तो उसको ये डायरेक्ट गोली मार देता है। ये है किम जोंग अन, इनका नाम है दोस्तों। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इनका नाम है किम जोंग अन। इनका नाम है दोस्तों किम जोंग अन, प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया। कैपिटल प्योंगयांग, ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन। और यहाँ की करेंसी है नॉर्थ कोरियन ओन। नॉर्थ कोरियन ओन यहाँ की करेंसी है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बता दी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड नंबर की। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में आपको पता है किसी न किसी स्टेट के द्वारा
किसी न किसी स्टेट के द्वारा, ठीक है, अभी कोविड-19 की महामारी में किसी न किसी स्टेट के द्वारा अनाथ हुए बच्चों को, बुजुर्गों को, घर परिवार वालों को किसी न किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना, कौन सी दोस्तों, तो संजीवनी परियोजना, और ये संजीवनी परियोजना कौन लेकर आया है, तो ये दोस्तों लेकर आया है संजीवनी परियोजना कौन सा राज्य लेकर आया है, तो हरियाणा लेकर आया है। कौन सा राज्य लेकर आया है दोस्तों, हरियाणा राज्य लेकर आया है। और हरियाणा के करनाल से, कहाँ से, हरियाणा के करनाल से ये योजना स्टार्ट की गई है जिसका नाम है संजीवनी योजना। अब ये संजीवनी योजना में होगा क्या, तो जो कोविड-19 वाले जो मरीज है, जो कोविड-19 वाले मरीज है, कोरोना से ग्रसित जो मरीज है, उनके द्वारा दोस्तों जो अस्पताल में बेड होता है, अस्पतालों की जो बेड की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो इनसे बोला गया है कि आप संजीवनी परियोजना के तहत आप घर पर ही इलाज कराओ, होम आइसोलेशन में रहो, वहाँ पर ही आपकी दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी, आपके घर पर ही जो भी आपको ज़रूरत होगी किसी भी प्रकार की, ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ, दवाइयाँ हुई, किसी भी प्रकार की टैबलेट वगैरह हुई, तो वो सारी चीज़ें वो पहुँचाई जाएगी उनके घरों पर ही। ठीक है, सारी चीज़ें जो कि आपको जो हॉस्पिटल्स वगैरह है, इन हॉस्पिटल्स वगैरह में अस्पतालों की जो बेड की कमी है, अस्पतालों में बेड की कमी है, इसको दूर किया जाएगा। तो जो अस्पताल है दोस्तों, अस्पतालों में बेड जो होते हैं, इन बेड की जो कमी के कारण कि इस पर दबाव नहीं पड़े, हॉस्पिटलों में आने वाले मरीजों की संख्या में कमी आए और घर पर ही क्या करे, वो इलाज कराए। तो घर पर ही क्या होगा, इलाज होगा, घर पर ही इलाज होगा। क्या होगा दोस्तों, घर पर ही ये इलाज होगा। और ये बोला गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, और हरियाणा के सीएम और गवर्नर की मैं रोज़ बात करता हूँ। सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर है, और बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर है दोस्तों, सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर है। और गवर्नर कौन है दोस्तों यहाँ के, तो गवर्नर है राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर है। राजधानी है इसकी चंडीगढ़। ये मैंने बता दिया आपको संजीवनी परियोजना के बारे में। और इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों, तो संजीवनी परियोजना तो हो गई कहाँ की, ये हो गई दोस्तों, एक सेकंड, संजीवनी परियोजना तो हो गई दोस्तों कहाँ की, तो ये हो गई हरियाणा करनाल की स्टार्ट हो गई है। हम बात करते हैं आगे, तो अभी हाल ही में चिरंजीवी योजना है, कौन सी, चिरंजीवी योजना। और ये चिरंजीवी योजना कहाँ की है, तो दोस्तों ये है राजस्थान की, मरुद्रा की यह योजना है। अभी हाल ही में कोविड फतेह योजना कहाँ की है दोस्तों, यह है पंजाब की, कहाँ की दोस्तों, तो ये है साथियों पंजाब की। इसके अलावा पंजाब ने एक और स्टार्ट किया था जिसका नाम था कोविड में कोरोना मुक्त जो गांव था, कोरोना मुक्त पिंड था, कोविड मुक्त पिंड। ये योजना भी, ये अभियान भी कहाँ चलाया गया था, तो ये भी चलाया गया था दोस्तों पंजाब में। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये चल रही है दोस्तों महतारी दुलार योजना। जल्दी से आप छाप दो कि महतारी दुलार योजना कहाँ की है और किसके लिए है। तो दोस्तों महतारी दुलार योजना है दोस्तों कहाँ की, छत्तीसगढ़ की, कहाँ की है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की। और ये महतारी दुलार योजना में क्या किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है दोस्तों बच्चों के भरण पोषण के लिए, बच्चों के भरण पोषण के लिए ये महतारी दुलार योजना चलाई गई है। जो कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों जो अनाथ हो गए उनके भरण पोषण के लिए ये महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाई गई है। इसके अलावा हम बात करेंगे, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई गई है जो भी बच्चों से रिलेटेड है। इसके आने वाले क्वेश्चन में हम बात करते हैं। इसके अलावा हम हरियाणा की बात करें दोस्तों, तो हरियाणा की आपको पता है कि हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा से आपको पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान कब से चालू किया गया था, तो ये चालू किया गया था दोस्तों 22 जून 2015 से। कहाँ से, पानीपत हरियाणा से ये स्टार्ट किया गया था। तो आपको पता है हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो बात है, जो नारा दिया गया था, हरियाणा के
पानीपत से स्टार्ट किया गया था। कब? 22 जून 2015 से। अभी हाल ही में जो एनटीपीसी प्री की जो एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, उनमें निश्चित तौर से किसी न किसी शिफ्ट में ये से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, जिसमें से मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने नोट डाउन कर लिया, रिविजन के लिए रख लिया, तो कन्फर्म मैं बोलता हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन टपकने वाले हैं और एग्जैक्ट आपको दिखने वाले हैं। तो आप ये चीज़ देख लीजिए। हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा का जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है दोस्तों? वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी दूध, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है, कौन सा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, ये भी कहाँ है? ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो कि कहाँ स्थित है, ये चीज़ आपको बता देनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा का ये मैप है दोस्तों, ये भारत का मैप है और भारत के मैप में आपको नज़र आ रहा होगा। मैं दिल्ली हरियाणा की बात करता हूँ तो ये है दोस्तों हरियाणा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हरियाणा। और राजधानी क्या है दोस्तों? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जो पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान, ये राजस्थान, ये पंजाब, ये उत्तराखंड और ये दिल्ली, इसके बॉर्डर से ये लगा हुआ है। आगे बात करते हैं तो मैंने सीएम गवर्नर की बात करी ली। इसके अलावा ये हरियाणा का मैप है और ये बॉर्डर का मैंने बता दिया है कि इसका बॉर्डर राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और ये इधर है दिल्ली और ये हरियाणा का मैप है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो हरियाणा की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की राजधानी हुई, स्थापना हुई। क्या राजधानी है? चंडीगढ़। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कितने इसमें? 22 इसमें डिस्ट्रिक्ट है। और गवर्नमेंट बॉडी की बात करते हैं तो सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी के पार्टी से संबंधित है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो है दोस्तों दुष्यंत सिंह चौटाला। दुष्यंत सिंह चौटाला यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। और आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं तो आपको पता है लोकसभा राज्यसभा की सीट, यहाँ की लोकसभा की जो बात करते हैं वो सीट है दोस्तों कितनी? तो लोकसभा की सीट है दोस्तों यहाँ पर 90। कितनी सीट है लोकसभा की? तो लोकसभा की सीट है 90। ठीक है, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10। 90 विधानसभा की और 5 राज्यसभा की और 10 लोकसभा की, ये आपको दिखाई दिया होगा। आप जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि राजस्थान में वडोदरा में लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? और इसके अलावा मेरे को कमेंट बॉक्स में आप क्लास खत्म होने के बाद बताइएगा कि अभी हाल ही में विधान परिषद की मांग किसने की थी और किस राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। साथ में ये भी बताना है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है और किस आर्टिकल के तहत ये आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार इसको धमाकेदार शेयर कर दीजिए, आपके सभी साथियों को बुला लीजिए। तो दोस्तों आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में और बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है कि तीसरा नंबर का। बात करते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का 23 मई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो अभी हाल में परमाणु ऊर्जा आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष रहे थे, आयोग के ये क्या रहे थे? पूर्व अध्यक्ष रहे थे दोस्तों, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये पहले कोविड-19 की बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन बाद में इनको जैसे कोविड-19 बीमारी से ये ठीक होकर आते हैं तो इनका क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। दिल का दौरा मतलब हार्ट अटैक होने से इनका निधन हो गया। तो इनका नाम था दोस्तों श्री कुमार बनर्जी। इनका क्या नाम था दोस्तों? श्री कुमार बनर्जी इनका नाम था, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। श्री कुमार बनर्जी इनका ये नाम था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आपको बताना है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है। और परमाणु ऊर्जा आयोग की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और अधिनियम कौन सा था? तो ये अधिनियम भी कब का था दोस्तों? ये अधिनियम था 1948 का और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, और जो के श्री कुमार बनर्जी का जो निधन हुआ है ये बार्क के भी क्या रहे? पूर्व अध्यक्ष रहे। बार्क मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च
रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के भी भारत के भी ये क्या थे, पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष थे। और दोस्तों आप बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों ट्राम्बे बम्बई में, ट्राम्बे महाराष्ट्र में, ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, बार्क का। इसके अलावा बात करेंगे तो जो इसकी जो ये अध्यक्ष रहे थे, ये अध्यक्ष कब रहे थे, तो 2012 में ये अध्यक्ष रहे थे, कौन, श्री कुमार बनर्जी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है श्री के.एन. व्यास, के.एन. व्यास जो परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। अधिनियम कौन सा था, 1948 का अधिनियम था। और हमने बात कर ली कि बार्क के ये पूर्व अध्यक्ष बने थे 2012 में। इसके अलावा हमने बात कर ली कि बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है दोस्तों ट्राम्बे मुंबई में। हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे और बात करते हैं इसमें इनको जो अवार्ड मिले थे दोस्तों, तो अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो 2005 में तो इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, और 2019 जो निवासी को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला, 1900 निवासी को तो इनको मिला शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। और बात करते हैं इनको कब, 2005 में कौन सा अवार्ड मिला दोस्तों, तो इनको मिला पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया है, किनको, श्री कुमार बनर्जी को। श्री कुमार बनर्जी के बारे में आपको सारी डिटेल्स पता चली होगी, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ट्यूशन समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं, बात करते हैं, तो ये दोस्तों इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। ये इनका मोदी जी का ये था, इनके बारे में कहना, ये मोदी जी के द्वारा बात बताई गई थी कि इनकी जो योगदान है इसको हमेशा याद रखा जाएगा, जिनका दिल का दौरा होने पड़ने के कारण निपटारा हो चुका है। ये हो गई दोस्तों बात। हम बात करते हैं, तो अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ, जिसकी स्थापना बताता हूँ मैं आपको। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था किसका, जो किसकी बात करें, DAI की। तो इसकी 3 अगस्त 1954 को हुआ था, ये फॉर्मेट में आया था। और इसकी बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा डॉक्टर के.एन. व्यास, जो इसके डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है, मतलब अभी वर्तमान में ये इसके चेयरमैन है। और ये किसके अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होता है नरेंद्र मोदी जी, जो कि इसको संभालते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई महाराष्ट्र में, ट्राम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। ये मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहा हूँ। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो इनके बारे में मैंने बता दिया, 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और 2005 में इनको पद्मश्री दिया गया था, जिनका दिल का दौरा पड़ने के कारण अभी हाल ही में 23 मई 2021 को क्या हो गया, निधन हो गया। आगे बात करते हैं दोस्तों। और आगे बात करने से पहले बताता हूँ आपको, ये ट्यूशन आ रहे हैं जो कि सभी एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप इनको नोट डाउन करते रहिए और सभी साथियों के साथ शेयर करते रहिए, और कमेंट लगातार बने रहने चाहिए मेरी क्लास में, ठीक है। आपको अगर याद है तो आप आंसर दीजिए, और मैं बताने के बाद आप कोशिश करें कि रिवीजन के लिए उन कमेंट्स में वापस उनका जवाब दो। आगे चलते हैं और बात करते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की। और चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के द्वारा उसके अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों नरेंद्र बत्रा को। किनको, नरेंद्र बत्रा को इनको नियुक्त किया गया है। किसका, FIH का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये नियुक्त किया गया है 47वीं कांग्रेस इनकी मीटिंग में। 47वीं कांग्रेस जो मीटिंग है इसमें ये नियुक्त किया गया है। वोटिंग हुई थी, इन्होंने ये वोटिंग जीत ली है दोस्तों, ठीक है। हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर की हम बात करेंगे और स्थापना की बात करेंगे, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कब, FIH की 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पर,
लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? FIH का, जिसकी स्थापना 1924 को हुई थी और लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आपको ये नोट कर लेना है। आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है, इन्होंने 63-61 के मार्जिन में नरेंद्र बंद्रा वापस रीइलेक्टेड हुए हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH के ये बन गए हैं अध्यक्ष। और ये है दोस्तों नरेंद्र बत्रा जी, ये है नरेंद्र बत्रा जी। आगे मैं बात करूंगा इसी में, तो आपको बताना चाहूँगा थोड़ी सी और जानकारी। तो हॉकी ने अभी हाल ही में जो इंडिया की हॉकी ने क्या जीत लिया है, तो इंडिया ने हॉकी इंडिया विंस स्टेने ग्लिच जो अवार्ड है ये जीत लिया है दोस्तों। किसने? भारत ने। कौन सा? हॉकी इंडिया का स्टेने ग्लिच अवार्ड ये जीत लिया है। आगे चलते हैं और बताना चाहूँगा इसी में, तो FIH के बारे में बताना चाहूँगा। इसके साथ में आपको पता होगा कि जो हॉकी का वर्ल्ड कप है 2023 का, कब का? 2023 का। ये कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है दोस्तों उड़ीसा में। ये होने वाला है दोस्तों उड़ीसा में होने वाला है हॉकी का वर्ल्ड कप 2023, जो कि कहाँ पर? इंडिया में होने वाला है। आगे हम बात करते हैं FIH की स्थापना। तो 7 जनवरी 1924 को जिसकी स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस में इसका खोजा गया था, मतलब इसको फाउंड आउट किया गया था। वर्तमान में हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और इसमें मेंबरशिप है 137 नेशन की, 137 जो राष्ट्र है उनकी इसमें मेंबरशिप बनी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं इंडिया के हॉकी की। तो हम इंडिया की बात करते हैं, तो दोस्तों ये दिखाई दे रहे होंगे, इनका नाम है दोस्तों मनप्रीत सिंह। क्या नाम है इनका? मनप्रीत सिंह, जो क्या है? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। आपको क्रिकेट के कप्तान का तो पता होगा, कौन है भाई साहब? चिकू भाई साहब है ना। और हॉकी इंडिया की बात करते हैं, तो इसका एसोसिएशन हॉकी इंडिया, और ये जो कोच है इनके ग्राहम रेड है, और ये 2 कैप्टन है, इनका नाम है मनप्रीत सिंह, जो कि भारत के कैप्टन है हॉकी इंडिया के। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं, ये धनराज पिल्लई है, ठीक है, हीरो ऑफ द हॉकी के। और अभी हाल जो जिनका जो बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1968 को, इनके बारे में। और इन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते दोस्तों? तो इन्होंने पद्मश्री अवार्ड 2000 में जीता था, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्होंने किनके द्वारा कौन कौन से अवार्ड जीते गए हैं? तो पद्मश्री कब जीता था इन्होंने? 2000 में। और इनके द्वारा कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये किसने जीता था? इन्होंने जीता था धनराज पिल्लई ने। और कब जीता था ये? 1999 और 2000 में। 1999 2000 में इन्होंने पद्मश्री जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जीता था। आगे चलते हैं और बात करते हैं, ये हॉकी के हीरो थे। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का, और ये क्वेश्चन है दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल SSC ने 2021 एशिया कप को स्थगित कर दिया है। तो अभी हाल ही में एशिया कप जो होने वाला था 2021 में, कहाँ पर होने वाला था दोस्तों? ये होने वाला था साथियों, कहाँ पर? नल्ला पाकिस्तान में। और इसको अभी हाल में जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, जिसका हेडक्वार्टर है कोलंबो श्रीलंका में, इन्होंने, और यहाँ के चेयरमैन कौन है? तो यहाँ के चेयरमैन है दोस्तों अमिताभ जी जो चेयरमैन है, ठीक है, अमिताभ चौधरी, जिन्होंने क्या कर दिया है, इसको क्या कर दिया है, अभी हाल ही में आगे बढ़ा दिया, स्थगित कर दिया है। और ये जो अब होगा, तो ये कब होगा दोस्तों? तो 2021 में होने वाला था, कहाँ पर? पाकिस्तान में होने वाला था। और ये अब कब होगा? 2 साल के लिए इसको स्थगित कर दिया है। और 2 साल के लिए स्थगित किया है, तो कब होगा? 2023 में। कहाँ पर होगा दोस्तों? तो 2023 में ये होगा श्रीलंका में। कहाँ पर होगा दोस्तों? श्रीलंका में। ये आपको समझ में आया होगा। और इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है अमिताभ चौधरी। अमिताभ इसके चेयरमैन है, किसके? एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये
चेयरमैन है। और बात करते हैं इसी में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1983 में। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? ACC, मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। चेयरमैन है अमिताभ चौधरी। 2023 में होगा, 2 साल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। हम बात करते हैं इसकी आगे की, तो जिसके पहले जो हुआ था दोस्तों ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो क्रिकेट का मैच हुए थे 2018 में। कब हुए थे दोस्तों? 2018 में। और 2018 में किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों भारत ने। और भारत ने ये जीता था कब? 2018 में। कहाँ हुआ था? UAE में ये हुआ था। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में 2018 में ये मैच हुए थे और जीता था दोस्तों किसने? भारत ने। और भारत के उस टाइम के कप्तान कौन थे? तो हिटमैन रोहित शर्मा। 2018 में क्रिकेट जो एशियन क्रिकेट हुआ था इसमें कैप्टन थे। और उप कैप्टन कौन थे? तो उप कैप्टन थे दोस्तों शिखर धवन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे दोस्तों रोहित शर्मा। और बात करते हैं आगे, तो उप कैप्टन जो थे, उप कप्तान जो थे, उप कप्तान कौन थे? तो उप कप्तान थे दोस्तों शिखर धवन। कौन थे? शिखर धवन। और शिखर धवन थे उप कैप्टन। और 2018 में किसने जीता था? भारत ने जीता था। ठीक है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और हम बात करते हैं आगे, चलते हैं इसी में। तो आपको पता है ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो ICC का हेडक्वार्टर है दुबई में। दुबई में। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये जवाब देना है कि ICC की स्थापना कब हुई थी। ICC के जो चेयरमैन है दोस्तों, ICC के जो चेयरमैन है वो कौन है दोस्तों? वो है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले ICC के चेयरमैन है। हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं। जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा, वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब होगा दोस्तों? तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा 2023 में। कब होगा? 2023 में। कहाँ पर होगा दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों इंडिया में। 2023 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा 2023 में होगा, जो होगा इंडिया में। इसके पहले जो बात करते हैं हम, तो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ था कब हुआ था? 2019 में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 2021 वाला, सॉरी 2019 वाला कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और जीता भी कौन था? तो जीता भी इंग्लैंड ही था। कौन दोस्तों? इंग्लैंड ही इसमें जीता था। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का स्थापना 1983 में हुई थी। इसके चेयरमैन है अमिताभ चौधरी। अभी हाल ही में 2021 में होना था, लेकिन इसको पोस्टपोन करके कहाँ कर दिया? 2023 में कर दिया। पाकिस्तान नल्ला के पास होने वाला था, लेकिन ये पोस्टपोन होकर कहाँ चला गया? श्रीलंका के पास चला गया। और हम बात करते हैं 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। जीता कौन था? इंग्लैंड जीता था। एशियन क्रिकेट जो था उसका मुकाबला लास्ट टाइम में 2018 में किसने जीता? भारत ने जीता। कैप्टन कौन था? रोहित शर्मा था। उप कैप्टन कौन था? तो शिखर धवन था। इसके अलावा हमने बात की इसी में कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था UAE, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। और आगे आने वाला जो वर्ल्ड कप है दोस्तों, तो वर्ल्ड कप कौन सा? 2023 का, जिसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडिया में किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप साथियों आपको सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। हम बात करते हैं आगे, चलते हैं इसी में। तो ये देखो आप, एशियन क्रिकेट काउंसिल पोस्टपोन्ड एशिया कप 2021 टू 2023 ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू रिस्पॉन्सिबल फॉर पैक्ड शेड्यूल। इन्होंने बोला है कि शेड्यूल पैक्ड है, इसके कारण इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल 2 साल बाद श्रीलंका में ही आयोजित करा सकता है, ये बोला गया है अभी हाल ही में। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो आपको पता है ये एशिया जो कप हुआ था 2018 का, उसकी ये ट्रॉफी है। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये आपको हांगकांग की टीम दिखाई दे रही होगी दोस्तों। एशिया कप में भाग लेने वाली टीम के बारे में बता दूं मैं आपको। यह है दोस्तों हांगकांग, यह है दोस्तों श्रीलंका ये है भारत की टीम के कैप्टन, ये है दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन। और ये है दोस्तों कौन? बांग्लादेश के, और इसमें शामिल है अफगानिस्तान। तो आपको दिख रहा होगा कौन कौन सी टीम इसमें शामिल है। तो बात करते हैं हांगकांग एक टीम, 2 टीम श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा नल्ला पाकिस्तान
पांचवा है दोस्तों बांग्लादेश और छठा है अफगानिस्तान। मतलब एशिया कप में कितने टीम ने भाग लेते हैं, तो एशिया कप में जो भाग लेते हैं वो 6 टीमें, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। 2018 की ये तस्वीरें, और ये रोहित हिटमैन शर्मा जिन्होंने 2018 का एशिया कप जीत लिया था, अपने नाम कर लिया था। ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम इसमें। तो एसीसी की स्थापना मैंने आपको बता दी। भाई साहब इसको ज़रा देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ, ये इनको देखिएगा। ये एशिया कप की जो स्थापना है 1983 का इसका फॉर्मेशन है, और 1900 की इसकी स्थापना हुई थी। और क्रिकेट का जो क्रिकेट की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें, इसके चेयरमैन है वर्तमान में अमिताभ चौधरी, जो कहाँ के हैं, ये है दोस्तों भारत के। और इसके जो प्रेसिडेंट है जैसा है, इसके अध्यक्ष तो प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष है वो है जैसा, जो जैसा आपको अच्छी तरह जानते होंगे सुर्खियों के बारे में। अमित शाह जैसा सारी चीज़ें आपको पता होगी, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट इसको ध्यान से देखिए। एशिया कप पोस्टपोन्ड, ये बात बोल रहा है कि भैया एशिया कप पोस्टपोन्ड हो चुका है, अच्छे हुआ कि एशिया कप पोस्टपोन्ड हो गया, वरना हम इस तरह आपको इस तरह मारते, इस तरह धोते क्रिकेट में कि आपकी लंका पार हो जाती। ये कहाँ पार होती, ये होती श्रीलंका में, आपकी लंका पार हो जाती। ये है शिखर धवन, ये है दोस्तों शिखर धवन, ये है सलीम खान, ये है सलीम खान, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी और समझ में आया होगा ट्यूशन के मैं क्या बताना चाहता हूँ और मैंने आपको क्या समझाया है, ठीक है। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना तो किस बात में जीने में क्या मजा है दोस्तों। संघर्ष और तकलीफ होगी तभी आपको जीने में मजा आएगा। आपका संघर्ष जितना होगा, आपकी मेहनत जितनी होगी, आप उतने आगे सफलता प्राप्त कर ले जाओगे। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। कौन सी योजना दोस्तों, वात्सल्य योजना, वात्सल्य योजना। इसकी घोषणा की है कि कौन सी सरकार ने उसकी घोषणा की है, तो ये की है दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने। किस सरकार ने दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने। और उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो सीएम तीरथ सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत के द्वारा ये घोषणा की गई है। इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है कि जो भी अनाथ बच्चे हुए हैं कोविड-19 के कारण, जिनके माता पिता खो चुके हैं या माता पिता मर चुके हैं, ठीक है, उन बच्चों को 21 साल तक की उम्र के लिए 21 साल तक की उम्र तक 21 साल की उम्र तक जो वात्सल्य योजना के तहत दोस्तों इसमें क्या किया जाएगा, इनका भरण पोषण किया जाएगा, भरण पोषण किया जाएगा। किसका, जो कोविड-19 से अपने माता पिता को खो चुके हैं, माता पिता को खो चुके हैं, उन बच्चों का इसमें क्या किया जाएगा, भरण पोषण किया जाएगा। कौन सी योजना दोस्तों, वात्सल्य योजना। इसी प्रकार की थी दोस्तों महतारी दुलार योजना, जो कि छत्तीसगढ़ की थी। ये मैंने आपको पहले सारी योजनाओं के बारे में बता दिया है। तो ये कहाँ की योजना है दोस्तों, ये है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के बारे में देखो सीएम तीरथ सिंह रावत जी का ये ट्वीट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये तीरथ सिंह रावत जी का ट्वीट है और इन्होंने बोला है, प्रिय उत्तराखंड वासियों, आपकी सरकार ने ये तय किया है कि प्रदेश के सभी ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 महामारी से अपने माता पिता को खोया है, उन सभी की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। इसके लिए हम मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को लेकर आए हैं। ये इनका ट्वीट है सीएम तीरथ सिंह रावत का, जो उत्तराखंड के सीएम है। और उत्तराखंड की राजधानी आपको पता होगा देहरादून, और इसके अलावा कौन सी राजधानी है, गैरसैंण, जो कि उत्तराखंड की राजधानी। ये आपको राजधानियाँ पता होनी चाहिए उत्तराखंड की। और सबसे ज़्यादा राजधानी किस राज्य की है, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। आगे मैं बताना चाहूँगा इसी क्वेश्चन के बारे में। और ये दोस्तों है उत्तराखंड, और उत्तराखंड की हमने बात कर ली है, उत्तराखंड के सीएम की हमने बात कर ली है। और ये दोस्तों उत्तराखंड है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, तो 9 नवंबर 2000 को इनकी स्थापना हुई थी, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य है उत्तराखंड। इसको बोला
जाता था उत्तरांचल। ये रहा दोस्तों भारत का मैप, और यहाँ पर है उत्तराखंड। और ये कौन सा राज्य था भारत का? ये 17th राज्य है। अभी हाल ही में बात की कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसको छाप दीजिए कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। और उत्तराखंड की अब बात की थी दोस्तों हमने, तो यहाँ का आपको पता है सुंदरलाल बहुगुणा, जिनके बारे में मैंने पिछली कक्षा में बात की थी, जिनका संबंध किससे था? चिपको आंदोलन से था दोस्तों। चिपको आंदोलन के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। और इनका भी निधन हो गया, किनका? सुंदरलाल बहुगुणा का, जो किनसे संबंधित थे? वो थे उत्तराखंड से संबंधित थे, चमोली डिस्ट्रिक्ट से। ये मैंने आपको उत्तराखंड के बारे में बता दिया, चिपको आंदोलन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। और हम चलते हैं इसके बारे में आगे और ये बात करते हैं। तो उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत, ये एक सेकंड, यह दोस्तों तीरथ सिंह रावत है, ठीक है। ये तीरथ सिंह रावत है और ये यहाँ की राज्यपाल है, जिनका नाम क्या है दोस्तों? ये है राज्यपाल, इनका नाम है बेबी रानी मौर्य। क्या नाम है इनका? बेबी रानी मौर्य, जो कहाँ की सीएम है, सॉरी राज्यपाल है। यह है दोस्तों उत्तराखंड की राज्यपाल है, शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा, बेबी रानी मौर्य यहाँ की क्या है दोस्तों? ये राज्यपाल है उत्तराखंड की। और ये तीरथ सिंह रावत है, जिन्होंने वात्सल्य योजना को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ये आपको दिखा दे रहा होगा इनका ट्वीट। ये चलते हैं आगे और बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में मोनाको ग्रांड प्री फॉर्मूला वन जो गाड़ियों की रेस होती है दोस्तों, फॉर्मूला वन की जो ट्रॉफी है, वो ट्रॉफी जीत ली है किसने दोस्तों? तो ये ट्रॉफी किसने जीती है दोस्तों? तो ये जीती है दोस्तों मैक्स वेरस्टैपेन ने। किसने? मैक्स वेरस्टैपेन ने ये ट्रॉफी जीत ली है। फॉर्मूला वन की जो ग्रैंड प्री की है जो होती है ट्रॉफी, वो जीत ली है। और कौन? जिसका नाम था मोनाको ग्रांड प्री, जो फॉर्मूला वन की जो रेस होती है गाड़ियों की, इसमें इसने जीत लिया है मैक्स वेरस्टैपेन ने। और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया दोस्तों, तो इन्होंने हराया किसको? तो इन्होंने हराया किसको दोस्तों? तो ये हराया लुइस हैमिल्टन जो कि 4 बार के विजेता है, 4 बार के लास्ट विजेता है लुइस हैमिल्टन। इनको इन्होंने हरा दिया है। और जीते कौन है? मैक्स वेरस्टैपेन अभी हाल ही में जीत गए। इनके कैरियर की ये कौन सी जीत है दोस्तों? तो इनके कैरियर की है 12वीं जीत। कौन सी जीत है दोस्तों? इनके कैरियर की ये 12वीं जीत है, ठीक है। और ये इन्होंने ये जीत ली है। और ये जो ग्रांड प्री है, इसको इन्होंने जीता है कौन सी बार? दूसरी बार इन्होंने जीता है, दूसरी बार इन्होंने ये ग्रांड प्री जीत ली है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों ये अभी हाल ही में मैक्स वेरस्टैपेन ने ये जीत लिया है। आगे बात करेंगे, अपने हौसले को मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को मत बताओ कि अब तुम्हारी परेशानियाँ कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जिद्दी इंसान, ठीक है, जिद्दी इंसान जो होगा वो पहाड़ को भी तोड़ सकता है। समझ रहे हो आप? माझी जिसने पहाड़ को भी तोड़ दिया था और रास्ता बना दिया था अपने हौसले और जिद्दीपनी के कारण। आप अपने एग्ज़ाम को लेकर इतना सीरियस रहिए, जिद्दी और जुनून और संघर्ष और साहस के साथ कि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो नस्ते नाबूद करके फतह करके अपने लक्ष्य को हासिल प्राप्त कर लो। और अपने माता पिता और आपका जो भी सपना है XYZ जो भी आपने देख रखा है, आप सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपका जिद्दीपन ऐसा होना चाहिए कि अपने हौसले को बुलंद बनाओ, ना कि आपकी तकलीफ़ों को। आप जितने बहाने ढूंढोगे उतने बहाने बढ़ते जाएंगे। और आपको खुद को देखना है कि खुद से सच बोलना है कि मैं कितना सक्सेस हो सकता हूँ, मैं कितनी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितना जुनून है, मेरे अंदर जो टैलेंट है उसको मैं कितना बाहर ला सकता हूँ। ऐसा टैलेंट नहीं है कि आपको कुश्ती करने जाना हो, आपको इतना सा करना है दोस्तों कि आपको पढ़ाई करनी है, लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाना है।
तो आपकी परेशानियों को मत बताना कि तुम्हारा हौसला कितना कमज़ोर है, बस आपके हौसले को बताओ कि तुम्हारे जो हौसले वो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है, आपका जिद्दीपन है और ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। आपकी मोटिवेशन इसका बिलीव बना होना चाहिए कि आपका संघर्ष कितना कामयाब होने वाला है आने वाले समय के लिए। 22 मई 2021 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF, कौन सा दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की सदस्य किसे चुना गया है? तो अभी हाल में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का अभी हाल में भारत का जो सदस्य चुना गया है वो हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा को ये चुना गया है। और हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम आते आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि सर ये तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री है। नहीं दोस्तों, ये हेमंत बिस्वा शर्मा अलग है, वो हेमंत बिस्वा शर्मा अलग है। आप कमेंट बॉक्स में छाप दो कि वो किस राज्य के मुख्यमंत्री है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को अभी हाल में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए सदस्य चुना गया है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी दोस्तों 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कोलालमपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? तो ये हेडक्वार्टर किसका है दोस्तों? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। और इसके जो चेयरमैन अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके चेयरमैन जो है पॉल एरिको इसके क्या है? अध्यक्ष है। पॉल एरिको इसके क्या है दोस्तों? अध्यक्ष है। मैंने आपको बता दिया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में होती है और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों तो कुआलालंपुर मलेशिया में। उसके पॉल एरिको इसके क्या है? अध्यक्ष है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और अभी हाल में जो भारतीय है वो हेमंत बिस्वा शर्मा, इनको चुना गया है इसका सदस्य। इसके अलावा आपको पता है कि जो थॉमस कप, उबेर कप, जो कि किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। आपसे कब से भी पूछ लिया जाता है कि ये कप किससे है? तो थॉमस कप और बैडमिंटन कप, थॉमस कप बैडमिंटन का ये है। और इसके अलावा कौन सा है? एक उबेर कप, ये भी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों बैडमिंटन से। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों नरेंद्र बत्रा, जिनके बारे में मैंने अभी हाल ही में बताया। और ये बात करते हैं PV सिंधु की, तो ये रियो ओलंपिक 2016 में, रियो ओलंपिक कब दोस्तों? रियो ओलंपिक में ये बात करते हैं इनकी PV सिंधु की। तो इन्होंने जीता था रजत पदक जीतने वाली ये महिला है PV सिंधु। आपको पता होगा PV सिंधु के बारे में। तो इन्होंने रियो ओलंपिक में क्या जीत लिया था? रजत पदक जीत लिया था। ये देखिए आप एक सेकेंड। BAI प्रेसिडेंट हेमंत बिस्वा शर्मा इलेक्टेड टू BWF काउंसिल। द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI President Hemant Biswa Sharma was on Saturday elected to the BWF Council for the period टाइम जो कि 2021 से 2025 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दिया है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी में। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की मैं दोनों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF जो कि एक वर्ल्ड का है, इसकी स्थापना आपको दिखाई दे रही होगी कब हुई थी? 1934 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे हम बात करते हैं, इसका हेड क्वार्टर है कोलालमपुर मलेशिया में, मैंने आपको बता दिया है। इसमें कितने मेंबर है? तो 194 इसका मेंबर एसोसिएशन, 194 इसके मेंबर है। और जो इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष है वो पॉल एरिको इसके अध्यक्ष है। ठीक है, हम बात करते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो ये इसका जो BAI है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी भी 1934 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और अभी हाल ही में किनको बनाया गया है ये मैंने आपको बता दिया है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो इसके प्रेसिडेंट बन गए हैं, सदस्य बन गए हैं। इन क्वेश्चनों का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और इस क्वेश्चन का एक का तो मैं बता सकता हूँ आपको कि आई एम बैडमिंटन अभियान की एम्बेसडर कौन है? तो ये दोस्तों कौन? PV सिंधु। कौन है दोस्तों? PV सिंधु। और दूसरा है बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान एम्बेसडर कौन से खिलाड़ी बने? तो जिसका जवाब देना है आपको कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। क्लास खत्म होने के बाद में इसका देना है कमेंट बॉक्स में जवाब
कि बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के एम्बेसडर कौन से खिलाड़ी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9वें नंबर का। हाल ही में नीरा गोंगा, क्या नाम है दोस्तों, नीरा गोंगा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा, ये किस देश में स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है नीरा गोंगा जो ज्वालामुखी अभी हाल ही में चर्चा रहा है, ये चर्चा में रहा है, क्यों रहा है, तो ये रहा है दोस्तों अभी हाल ही में कौन से देश का, तो रिपब्लिक कांगो देश का, रिपब्लिक कांगो देश का ये ज्वालामुखी फटा है, रिपब्लिक कांगो देश का ये चर्चा में रहा है, जो कि 19 साल बाद ये चर्चा का विषय बना है। कितने साल बाद, 19 साल बाद ये चर्चा का विषय बना है। इसके बाद बात करते हैं, तो ये रिपब्लिक कांगो है जहाँ पर ये ज्वालामुखी फटा है, नीरा गोंगा ज्वालामुखी। तो ये यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दोस्तों वीरुगा नेशनल पार्क है, इसके पास में। और ये चर्चा का विषय इसलिए रहा कि ज्वालामुखी इतना तेज फटा है और इतना तेज बना हुआ है कि जो ये अभी हाल ही में घरों और सड़कों तक पहुंच गया है। कहाँ पर दोस्तों, घरों और सड़कों पर इसका पहुंच गया है। ये ज्वालामुखी घरों और सड़कों तक भी ये पहुंच चुका है। कौन सा ज्वालामुखी, नीरा गोंगा ज्वालामुखी ये पहुंच गया है। और जो ये वीरुंगा नेशनल पार्क है इसके ही पास में ही है ये जो नीरा गोंगा ज्वालामुखी फटा है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों गौरिया संरक्षण के लिए। जो गौरिया पक्षी है इसके संरक्षण के लिए, गौरिया जो जानवर है उसके संरक्षण के लिए वीरुंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करेंगे कि ये नीरा गोंगा ज्वालामुखी पड़ चुका है, अब इसके बाद ये ठंडा भी होगा। और ये ठंडा होने के बाद इसकी मैं स्थिति बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। तो दोस्तों ये रहा वो नीरा गोंगा ज्वालामुखी और ये पड़ चुका है। अब जैसे ही ये ठंडा होगा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके पास में ये कहाँ पे, वीरुंगा नेशनल पार्क में। कहाँ की बात है ये, कांगो देश की। और ये चर्चा में रहा है, क्यों रहा है दोस्तों साथियों ये चर्चों में, तो ये घरों और सड़कों तक इसकी ज्वालामुखी जो फट रहा है, जो इसकी जो आग की लपटें है, ये सारी चीज़ें घरों और सड़कों तक पहुँच चुकी है। इस कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये देखिए आप, ये कैसे इसकी लपटें उठी हुई है, ये कैसे लपटें उठी हुई है, ये इस कारण ये चर्चा का विषय रहा। ठीक है, हम बात करते हैं, जब भी ये ठंडा होगा तो यहाँ पर क्या होगी, एक झील बनेगी और उस झील का नाम होगा दोस्तों क्रेटर झील। कौन सी झील, क्रेटर झील, जिसको बोला जाता है कि कोई भी ज्वालामुखी बढ़ने के बाद जो भी झील बनती है वो एक क्रेटर झील कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रेटर झील कहलाती है। ठीक है, हमने बात कर ली वीरुंगा नेशनल पार्क की जो गोरिल्ला संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले जो इंडोनेशिया का जो ज्वालामुखी था, इंडोनेशिया का ज्वालामुखी मैंने आपको बताया था, क्या नाम है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छाप दो। इंडोनेशिया का जो ज्वालामुखी था वो भी फटा था और वो भी चर्चा का विषय रहा होता। तो वो था दोस्तों माउंट सिनाबेंगो, ये नाम रहा था माउंट सिनाबुंग, ये नाम रहा था इंडोनेशिया का जो ज्वालामुखी फटा था। ये कहाँ का था, माउंट सिनाबुंग एशिया का था। ये ज्वालामुखी की हमने बात कर ली। आगे मैं बताना चाहूँगा इसी में, एक सेकेंड, और ये एशिया का बात करते हैं इसी में। तो ये तो आपको मैंने बता दिया दोस्तों, तो ये वीरुंगा नेशनल पार्क के पास में ये ज्वालामुखी फटा है। आगे हम बात करते हैं, तो ये रहा दोस्तों, यह आपको चित्र एक सेकेंड, ये बताइए आप, ये भारत का एकमात्र जो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, वो कौन सा है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है दोस्तों बैरल द्वीप। कौन सा है, बैरल द्वीप, जो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पर, अंडमान निकोबार में ये स्थित है। ठीक है, और जो भी क्रेटर झील बनती है दोस्तों, तो इसमें भारत की जो राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान की पुष्कर झील और नक्की झील। कौन सी, राजस्थान की नक्की झील और कौन सी दोस्तों, पुष्कर झील, जो कि एक प्रकार की क्रेटर झील के उदाहरण है। नक्की झील जो कि किस प्रकार की, क्रेटर झील के ये उदाहरण है, क्रेटर झील के ये उदाहरण है। ठीक है, कौन कौन सा, नक्की झील और पुष्कर झील, ये क्रेटर झील के ये उदाहरण है। हम चलते हैं और बात करते हैं आगे इसी में। तो आपको देना इन क्वेश्चन के जवाब जो कि यहाँ पर लिखे हुए। हाल ही में माउंट
माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, ये किस देश में स्थित है? तो दोस्तों अभी हाल ही में मैंने बताया ये किस देश में स्थित है, इंडोनेशिया देश में यह स्थित है। विश्व का पहला ज्वालामुखी बॉन्ड कौन सा दोस्तों? विश्व का पहला ज्वालामुखी बॉन्ड क्या नाम है? डेनिस रेड क्रॉस। क्या नाम है दोस्तों? डेनिस रेड क्रॉस। डेनिस रेड क्रॉस। विश्व का पहला ज्वालामुखी बॉन्ड किसने जारी किया? डेनिस रेड क्रॉस ने। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो इस कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को ये कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी स्थान है? बैरल द्वीप, जो कहाँ है दोस्तों? अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में स्थित है। ज्वालामुखी क्रिया के बाद निर्मित झील को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील इसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किसी ना किसी एग्जाम में ये छपेगा दोस्तों क्वेश्चन, और आपको नोट कर लेना है ये सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके मायने में, और कितने अच्छा कंटेंट में देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आपका सपोर्ट और आप मेरी मेहनत आपको अच्छा टारगेट प्राप्त कर लेंगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति की ओर बढ़ा देंगे। आपका रिवीजन अच्छा होगा। संडे की क्लास में देखना नहीं भूले। सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ आप सेशन को शेयर करते रहिए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में दोस्तों हाल ही में किसे इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? किसे बायोडाइवर्सिटी जो अवार्ड है 2021 का, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों साजी एन एम को। साजी एन को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? बायोडाइवर्सिटी ये अवार्ड दिया गया है 2021 का। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी वाला जो अवार्ड है 2021 का, ये दिया गया है किसको? साजी एन को। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किसे दिया गया है? इसका भी कमेंट बॉक्स में आप जवाब दो। और अभी हाल में जो नुक्लोफोम है, ये नुक्लोफोम को कौन सा अवार्ड मिला था? इसका भी आपको बताना है, किसमें? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। तो ये जो साजी एन थे, इन्होंने दोस्तों 40 प्रकार की किस्म तो हल्दी की लगाई थी। किसकी? 40 प्रकार की किस्म किसकी? हल्दी की लगाई थी। ठीक है, ये दोस्तों आप इनका देना है आपको जवाब। और हम चलते हैं आगे, देख लीजिए एक बार, इनका आपको देना है जवाब कमेंट बॉक्स में। किसके बाद? क्लास खत्म होने के बाद में किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है? नुक्लोफोम का संबंध किस राज्य से है और इनको कौन सा अवार्ड मिला है? और सुष्मिता लैंगा किसके संरक्षण के लिए मानी जाती है? ये दोस्तों साजी एन जिसका चित्र है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मई 2021 को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2021 को स्थगित करते हुए कब कराया? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका मैंने आपको बता दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड को। 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा इंडिया में। आगे बात करेंगे, तो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वें नंबर का, और 12वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों 23 मई 2021 को ऑपरेशन समुद्र सेतु, कौन सा? ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, कौन सा? सेकंड। इसके अंतर्गत INS त्रिकंद कतर से, कहाँ से दोस्तों? कतर से राहत सामग्री लेकर मुंबई पहुंचा। INS त्रिकंद का निर्माण किस देश ने किया है? तो दोस्तों INS त्रिकंद के द्वारा अभी हाल ही में ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है कोविड महामारी के कारण, तो ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कतर से ऑक्सीजन भेजी गई है। किसके द्वारा? INS त्रिकंद के द्वारा। और जिस INS त्रिकंद का जो निर्माण की बात करते हैं, तो वो निर्माण होता है दोस्तों कहाँ पर? रूस में। कहाँ पर हुआ था? तो इसका निर्माण होता है INS त्रिकंद का निर्माण रूस में हुआ था। ये देख लीजिए आप,
ठीक है। और जो ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रथम चलाया गया तो ये क्यों चलाया गया था? जो दोस्तों 2020 में कोविड-19 की महामारी आई थी और कोविड-19 महामारी के चलते हुए जो विदेश में हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, उन विदेशी नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सेतु प्रथम चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन सेतु प्रथम चलाया गया था, जिसमें का उद्देश्य था विदेशी जो भारतीय नागरिक थे इनको विदेशों में जो फंसे हुए थे इनको वापस लाना था। वापस कहाँ लाना था? वापस लाना जो कहाँ? भारत में। ठीक है। किसके द्वारा? एयर इंडिया वगैरह के द्वारा ये लाया गया था। और ऑपरेशन प्रथम में लगभग जो ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रथम था, इसमें लगभग 4000 विदेशियों को 4,000 विदेशियों को इसके द्वारा लाया गया था। और आपका इसका जवाब देना है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की बात करते हैं तो दोस्तों ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ पर चलाई जा रही है, ये आपको देना है जवाब। और इसके बात करते हैं हम जो विदेशी जो बाहर की विदेशों को प्रवासी जो थे उनको बाहर निकालने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन सेतु फर्स्ट चलाया गया था। और जो आपको ऑक्सीजन एक्सप्रेस है ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो ये चलाई गई है मुंबई से दोस्तों कहाँ पर? विशाखापट्टनम ये चलाई गई है। मुंबई से विशाखापट्टनम ये चलाई गई है। और आपको जवाब देना INS जो ऐरावत है, INS ऐरावत है जो कहाँ का है? ये दोस्तों INS ऐरावत है। INS ऐरावत की हम बात कर लेते हैं तो ये सिंगापुर से ऑक्सीजन लेकर आया है। कहाँ से? सिंगापुर से ये ऑक्सीजन लेकर आया है। कौन सा? INS ऐरावत। ये मैंने कर लिया आपके साथ डिटेल्स एक्सप्लेन। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह है दोस्तों INS त्रिकंत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं। इसकी मैंने आपके साथ डिटेल में चर्चा की थी कल ही। अभी हाल ही में 24 मई 2021 को येलो फंगस देखने को मिला। और ये येलो फंगस कहाँ देखने को मिला दोस्तों? तो येलो फंगस लगभग बात करते हैं दोस्तों वाइट फंगस के बाद आया है येलो फंगस। इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। और येलो फंगस का पहला मामला दिखाई दिया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में येलो फंगस का मामला दिखा दिया हुआ है। इसमें जो नॉर्मल लक्षण की बात करते हैं दोस्तों तो इसके नॉर्मल लक्षण है सुस्ती आना, नींद जाना आना, मन नहीं लगना। ऐसा मत सोचना कि आप भी जैसे अभी स्टूडेंट लाइफ है सुस्ती और नींद का आना तो वाजिब है, आपको 100% आती होगी। लेकिन जो आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये मत सोचना कि मेरे को येलो फंगस हो गया। जो दोस्तों 35 साल का आदमी था, कौन सा? 35 साल का आदमी था जो डायबिटीज बीमारी से ग्रसित था। और इसको हो गया दोस्तों ब्लैक फंगस के बात करते हैं वाइट फंगस। और वाइट फंगस के बाद दिखाया जा रहा है येलो फंगस। ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें देखा जाता है। तो येलो फंगस, वाइट फंगस, जो कि वाइट फंगस होता है वो भी खतरनाक है जिसको कि आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है। और ब्लैक फंगस किसको प्रभावित कर रहा था? तो ब्लैक फंगस कर रहा था दोस्तों आंखों को प्रभावित कर रहा था। कौन सा? ब्लैक फंगस। आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं हम। तो कोरोना महामारी ने दुनिया में हमेशा लाइफ को फंगस बना दिया है। इधर क्या नाम है ताउती चक्रवात, उधर ये चक्रवात, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। और ये फंगल इन्फेक्शन जो आपको ये नज़र आ रहा होगा जो आंखों को प्रभावित करता था ब्लैक फंगस। और ये अब आया है येलो फंगस। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, शायद आज का लास्ट होगा। हम बात करते हैं चीता को नवंबर में कहाँ पर दोस्तों? नवंबर में। किसको? चीता को। अब ये चीता आप मत समझना ये कि टाइगर है क्या है, चीता है दोस्तों। इंग्लिश में चीता का मतलब भी चीता ही होता है। ठीक है। टाइगर, शेर, ये सब अलग अलग प्रजाति होती है। ठीक है। चीता को नवंबर में अफ्रीका से किस राज्य में भारत में फिर से लाया जाएगा? कहाँ से? अफ्रीका से लाया जा रहा है। और कहाँ लाया जा रहा है? भारत में लाया जा रहा है। और पूछ रहा है कि भारत के कौन से राज्य में ये लाया जा रहा है और कौन से नेशनल पार्क या पार्क में लाया जा रहा है। तो दोस्तों इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई दोस्तों जो अभी हाल में 22 मई को जैव विविधता दिवस हमने मनाया है। पर्यावरण को संतुलित और संरक्षित रखने के लिए ये चीज़ें मनाई जाती है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये पिरामिड है। अब आपको पिरामिड देखने को मिलता होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। जैसे कि कोई भी एक घास वगैरह है, और इस घास वगैरह में कौन खाएगा? इस घास को कौन खाएगा दोस्तों? खरगोश खाएगा। ठीक है। अब ये खरगोश खाएगा तो ये फर्स्ट स्टेप है।
इसमें आ गया खरगोश, ये आ गया दोस्तों खरगोश। अब खरगोश को कौन खाएगा दोस्तों, तो खरगोश को कौन से खाएगा, हिरण खाएगा। कौन खाएगा, हिरण खाएगा। और जो इसके ऊपर की जो प्रजाति रहेगी जो हिरण को खाएगी, जैसे कि चीता हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गए, ये खाएंगे दोस्तों। पर्यावरण को ये इस तरह से ये क्या करेंगे, संतुलित बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं इनको खाने वाला अगर कोई नहीं होगा तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। अगर खरगोश की बात करें अपन कि घास हो गई, घास को खरगोश खा रहा है, तो दुनिया में खरगोश से खरगोश दिखाई देंगे, एक दे ये नहीं होंगे, चीता शेर हिरण नहीं होंगे। तो यदि खरगोश को भी हिरण ने खा लिया, खरगोश को भी हिरण ने खा लिया, तो हिरण दिखाई देने लग जाएंगे। तो इनकी जो संख्या है उसको संतुलित बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है। तो दोस्तों आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछना अब वाजिब रहेगा आपका कि दोस्त सर की चीता की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर मान लो दोस्तों अगर शेर हमारे पास है, ठीक है, ये शेर हमारे पास है, लेकिन हमारे पास चीता नहीं है। चीता है, जो चीता जिसकी हम बात करते हैं, तो चीता लास्ट टाइम 1947 में देखा गया था। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर देखा गया था दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। और 1952 में इसको भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। कब से, 1952 से इसको विलुप्त कर दिया गया था। अगर चीता की संख्या नहीं होगी भारत में, और बात करते हैं हम भविष्य की, तो बाघ और शेर भी वर्तमान की दृष्टि को देखते हुए, जैसे कि डायनासोर और चीता खत्म हुए, विलुप्त हुए, वैसे अगर कल मान लो शेर और क्या नाम है बाघ जो भी है अभी वर्तमान में जो भारत में बने हुए हैं, ये खत्म हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर कैसे पर्यावरण संरक्षण का बचाव करेंगे। और प्रकृति में जो बात करते हैं ना, मनुष्य जो सुरक्षित है, ये बात करते हैं, इन्हीं की वजह से मनुष्य और मनुष्य की जो फसलें उत्पादन है वो सुरक्षित है। अगर ये सब पृथ्वी में पर्यावरण में नहीं होगा तो आदमी क्या होगा, सुरक्षित नहीं होगा। तो दोस्तों इसी वजह से अफ्रीका से चीते मंगवाए जा रहे हैं, और चीतों के साथ उनके साथ चीताएँ भी मंगाई जा रही है, मतलब उनका जो चलता रहे, और वो मंगाए जा रहे हैं 10। इनकी संख्या है दोस्तों, संख्या 10, जिसमें तो 5 चीता है, 5 तो चीता रहेंगी और 5 चीताएँ रहेंगी, ठीक है। ये कहाँ मंगवाई जा रही है, तो ये मध्य प्रदेश में मंगवाई जा रही है। कहाँ पर मंगवाई जा रही है, मध्य प्रदेश में मंगवाई जा रही है। मैंने आपको बता दिया इनकी ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है, इनका संरक्षण कितना ज़रूरी है, ये आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम, तो आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की बात करेंगे, और इसमें चीताओं की कैटेगरी की मैं बात करता हूं। तो ये दोस्तों आपको 3 प्रकार की कैटेगरी इनकी होती है। उम्मीद करता हूं दिखाई नहीं दे रहा होगा, एशियन चीता जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों एशियन चीता। कौन सा, एशियन चीता। और इसकी हम देखते हैं, तो ये दोस्तों अफ्रीकन चीता, ये है अफ्रीकन चीता, अफ्रीकन चीता, ये है दोस्तों अफ्रीकन चीता। ये चीताओं की कैटेगरी है। ये है दोस्तों किंग चीता। क्या नाम है इसका, किंग चीता। ये 3 प्रकार की चीताओं की कैटेगरी है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है दोस्तों। कौन सा, चीता, जिसकी स्पीड 80 से 120 किलोमीटर होती है। 80 से 120 किलोमीटर इसकी स्पीड होती है। ये आपको मैंने इसके बारे में तथ्य बताए हैं, और जिसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि कोई भी जो तेज़ दौड़ने वाला जानवर है और वो उसकी संख्या बढ़ी हुई है, या तेज़ दौड़ने वाला जानवर के पीछे कौन भागेगा, वो चीता ही तो भागेगा दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज़ें, हिरण को तो ये ऐसे करके बिल्कुल झपक लेगा। आगे हम बात करते हैं चीताओं की, तो आगे चीताओं की बात करते हैं। तो चीताओं को कहाँ लाया जाएगा, ये देखो आपको एक सेकेंड में इसमें बताना चाहूँगा। ये चीताओं की कैटेगरी है, ये एशियाटिक चीता है। और ये बात करते हैं चीता टू बी री इंट्रोड्यूस्ड इन नवंबर आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट। 1952 में जो डिक्लेयर किया गया था कि विलुप्त हो गए, इसी कारण से ये वापस लाया जा रहा है। कहाँ से, अफ्रीका से इंडिया में। ये चीता के बारे में बता दूं, और इसको कहाँ लाया जा रहा है, तो ये लाया जा रहा है दोस्तों कहाँ पर, कुन्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जो कुन्नो वाइल्ड लाइफ जो अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ पर, एक सेकेंड, कुन्नो वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है एमपी में। कहाँ पर, एमपी में। किसके किनारे, चंबल नदी के ये
किनारों पर है, चंबल नदी की ये किनारों पर है। इसमें लाया जाएगा जिनको अफ्रीकन चीताओं को ये लाया जाएगा कहाँ पर, एमपी में। एमपी के आपको बताना है कि कौन कौन से नेशनल पार्क है एमपी के बारे में। और ये रहा दोस्तों कूनो सेंचुरी, जिसकी मैं बताऊंगा आपको एमपी के मैप में। ये एमपी का मैप है, आपको मध्य प्रदेश का मैप दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के मैप में ये रहा दोस्तों कूनो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है ये यहाँ पर है। जो शिवपुरी यहाँ पर दिखाई दे होगा, ये शिवपुरी इधर है हमारा रणथंभौर, ये जयपुर, ये राजस्थान का हिस्सा है। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा कूनो फालपुर सेंचुरी, जहाँ पर लाया जा रहा है 10 चीताओं को, जो नवंबर में आ जाएंगे भारत में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और जो बात करते हैं कूनो नेशनल पार्क में नवंबर 2021 में इनको लाया जाएगा। और 1947 में छत्तीसगढ़ में आखिरी बार चीता दिखाई दिया था। और 1952 में इसको विलुप्त कैटेगरी में घोषित कर दिया भारत सरकार के द्वारा। ये सारी चीज़ें आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको रख लेते हैं हम। और क्वेश्चन ऑफ द डे में इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और इसी क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा आपके लिए आंसर के तौर में कल। और बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने राज्य के लोगों की मदद के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल का नाम क्या है? तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ऑनलाइन पोर्टल है। ये किस काम के लिए ज़रूरी है, सारी चीज़ों का आपको रिप्लाई देना है, डिटेल में समझाना है। ऑप्शन है जागृत त्रिपुरा, जागो त्रिपुरा, जगेरी त्रिपुरा या यासु त्रिपुरा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में इसका अच्छे से आंसर साफ देना है दोस्तों। अगर आप कमेंट बॉक्स में डेली रिप्लाई करते हो तो आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। आपका संघर्ष बनाए रखे, आपकी मेहनत और हमारी मेहनत मिलकर आपकी कामयाबी हासिल प्राप्त कर लेंगे। हम चलते हैं, बात करेंगे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आपको सारी चीज़ें डिटेल में मैंने बता दी और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये हमारा जो सेशन चल रहा है, ये चल रहा है दोस्तों यूपीएससी, आरएस, एनटीपीसी रेलवे और साथ में अदर जो पीसीएस स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, अदर पीसीएस स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, जिनमें हमारा ये सब कुछ शामिल होता है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का पार्ट ये शामिल रहने वाला है। और साथ के साथ में ये चल रहा है स्पेशल फॉर बैंक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये सेशन चल रहा है दोस्तों। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। और आपको ये सेशन पसंद आया है तो सभी साथियों को एक बार शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम करते हैं आज के सेशन को समाप्त। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ाई का बिजी शेड्यूल आपने बनाए रखा होगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।